Well, students, we are dealing with vector spaces. So वेक्टर स्पेसेस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस का एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ. इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, if V is non-empty set and F is a field, then this non-empty set is known as a vector space if it satisfies following conditions. अब वो following conditions से पहले हमें एक वेक्टर एडिशन डिफाइन करते हैं. अगर हमारे पास x1 x या y कोई दो वेक्टर्स हैं v के, तो x प्लस वाई भी किसका वेक्टर होगा? v का. इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन. और अगर कोई स्केलर है a इज ए स्केलर और कोई x है वेक्टर, तो a x भी किसका एलिमेंट होगा? v का. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए वेक्टर एडिशन एंड सेकंड ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये दो ऑपरेशंस के साथ ये वेक्टर v जो है इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशंस. एक तो क्लोजर तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये एडिशन वाली प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन, और इस एडिशन को नाम देते हैं वेक्टर एडिशन. इट विल सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एक तो ये हो गई वेक्टर एडिशन x प्लस वाई. फिर एक हो जाती है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर and this is the identity x plus 0 is equal to x is equal to 0 plus x. Third is existence of inverse. If x is a vector is v, then there exists minus x. This is again a vector in v such that in दोनों की addition मुझे क्या देगी? a जीरो वेक्टर. और फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास आती है x plus y is equal to y plus x for all x y belongs to v. ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए थी? वेक्टर एडिशन और किसमें? v में. अगर हम इन सारी प्रॉपर्टीज को देखें, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, दिस एंड दिस, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडिटिव अविलियन ग्रुप. तो v क्या बनाता है? v बनाता है अविलियन ग्रुप. अविलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको हम कई बार शॉर्ट में कर देते हैं कि v इज ए ग्रुप with respect to addition. और अविलियन ग्रुप है बिकॉज कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. सो दिस इज अबाउट द वेक्टर एडिशन. और जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती हैं बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर a कोई स्केलर है, a बिलोंग्स टू f और x और y किसके एलिमेंट है? वेक्टर के. तो a इंटू एक्स प्लस वाई मेरे पास आ जाता है ax प्लस ay. एक प्रॉपर्टी ये आ गई विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है अगर दो स्केलर्स हैं मेरे पास, a प्लस b इंटू एक्स इज इक्वल टू ax प्लस bx. मेरे b भी कहाँ से लिया हमने? स्केलर से. तो मैंने पहले लिखा कि a इज ऑफ स्केलर. और थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास आती है कि अगर a है और यहाँ पे bx है तो दैट कैन बी रिटन एज ab और x. ab आर स्केलर एंड x इज ए वेक्टर. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है देयर वन फील्ड में हमेशा ही होगा, तो वन बिलोंग्स टू f एंड वन इंटू एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v. तो दीज आर दी फोर प्रॉपर्टीज. अगर ये फोर प्रॉपर्टीज को कोई सेटिस्फाई करता है, नॉन एम्प्टी सेट है ना, ओवर द फील्ड f, देन दिस इज नोन एज ए वेक्टर स्पेस. तो ये हमने वेक्टर स्पेस हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था. तो ये हमने आपको ओवरव्यू बता दिया इसका. तो जैसे हमने वेक्टर स्पेस बताया, तो जब भी एक वेक्टर स्पेस होता है उसका सब स्पेस भी होता है. सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f. तो इसकी एक सबसेट होती है w, और वो क्या होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी. एंड W अपने आप में भी एक सब स्पेस होगा ओवर द फील्ड F. W इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V एंड W फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. पूरा का पूरा ये वेक्टर स्पेस बनाएगा. तब हम कहेंगे W इज ए सब स्पेस ऑफ B. तो सब स्पेस होने के, अगर W इसका सब स्पेस है
तो हमारे पास थ्योरम्स आते हैं कि हमें पूरी वो 8 प्रॉपर्टीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जीरो जो है वो किसका एलिमेंट है, जीरो किस में है, W में। और फिर हम एक करते हैं कि अगर W में दो वेक्टर्स हैं x, y बिलोंग्स टू W, तो x प्लस वाई भी किस में आना चाहिए, W में। और दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि अल्फा अगर फील्ड का एलिमेंट है या फिर ए फील्ड का एलिमेंट है एंड x इज एंड W का एलिमेंट है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू दिस वन, a अल्फा किसका, a x किसका एलिमेंट आना चाहिए, W का। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हम W को क्या कहते हैं, W इज ए सबस्पेस ऑफ B। इसको हम कहते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक थ्योरम ये करी थी। फिर दूसरी थ्योरम हमने ये कर दी थी कि अगर हमें ये दो प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिंपली ये बता दें कि ax प्लस बी वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू फील्ड f एंड x, y बिलोंग्स टू W, अगर ये हो जाए तो हम कहते हैं कि W इज ए सबस्पेस ऑफ B। तो बोथ दीज थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट और हमने ये कर चुके हैं। ठीक हो गया, एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिया। अगर दो सबस्पेस है हमारे पास W1 एंड W2, तो देयर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सबस्पेस। Intersection of two subspaces is a subspace, but union of two subspaces may or may not be a subspace। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये सबस्पेस होगा। इज ए सबस्पेस, इज ए सबस्पेस एंड नीड नॉट टू बी ए, नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस। ठीक है, W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस, आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब सबस्पेस होगा। इन ऐसे तो नहीं होता W1 और W2 नीड नॉट टू बी ए सबस्पेस, बट W1 W2 इज ए सबस्पेस कंडीशनली इट इज ट्रू। कौन सी कंडीशन है कि आइदर W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन W1। फिर हमने ये भी किया था कि W1 प्लस W2 सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सबस्पेसेस के बारे में। फिर हमने किया था लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, काफ़ी डिटेल स्टडी कर ली थी। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन कर लिया था, फिर बेसिस एंड डायमेंशंस। तो बेसिस और डायमेंशंस के ऊपर ही हम एक थ्योरम करेंगे और उसी के ऊपर एक डेफिनेशन देंगे। तो इससे पहले अगर हमारे पास एक सेट है विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट है, सेट है मेरे पास ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn और ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें से कोई ना कोई एक वेक्टर जो होगा दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर्स। तो xk को हम कई बार लिख लेते हैं, तो xk कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वेक्टर, दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सोन प्लस a k माइनस 1 x k माइनस 1। ठीक है, अगर कोई वेक्टर कोई सेट है जो जनरेट कर रही है x1 x2 xn, if this generates v, तो हम ये लिख लेते हैं कि ls इज इक्वल टू v, है ना। और इसको हम ये भी कहते हैं स्पैन ऑफ दिस सेट। ठीक है, दिस सेट ls क्या होता है, स्पैन ऑफ दिस सेट। और ये अगर v को जनरेट करती है तो हम लिखते हैं ls इज इक्वल टू v। अगर ये सेट जनरेट कर रही है ना v को, और इसमें हम कोई और एक एलिमेंट और भी डाल देंगे xn प्लस 1 भी डाल देते हैं, तो वो भी क्या करेगी, वो भी g को जनरेट करेगी क्योंकि ये कर रही है तो ये भी नेचुरली करेगी, तो इट विल आल्सो जनरेट्स g। ठीक है, सो एक मैं आपको एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर हम बताते हैं, फिर थ्योरम करते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो लिखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस B over the field F, a vector space B over the field F is said to be finite dimensional, is finite dimensional vector space। आपने पूरा लिखना,
और इसको हम ये भी कह सकते हैं और फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। VF is finite dimensional or finitely generated if there exists a finite subset S of B such that LS is equal to B. Means if a vector space is generated by a finite set, then it is known as finitely dimensional vector space. For example, वेक्टर स्पेस V3R, n टपल्स का, 3 टपल्स का जो वेक्टर स्पेस है V3R इज फाइनाइट डायमेंशनल, V3R, इसको हम R³ भी कहते हैं, इज फाइनाइट डायमेंशनल। फिर R raised to power n इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, So these are 2 vectors. So the V3R is finite dimensional vector space. इसकी dimensions 3 होती है. It is finitely generated space. Rn is again a finite dimensional vector space. The vector space को all polynomial, सारे polynomial, हर एक डिग्री के polynomial over F is not a finite dimension. अगर इसकी डिग्री बता दी जाए कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो n है, तो फिर ये फाइनाइट डायमेंशन हो जाता है। पर इसने लिखा ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर F, इसमें डिग्री मेंशन नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल। तो जो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट डायमेंशन। द वेक्टर स्पेस व्हिच इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। द थ्योरम इज, सो ये थ्योरम है हमारे पास, prove that there exists a basis for each finite dimensional vector space, या फिर exist a basis for each finitely generated vector space। हर एक finite dimensional vector space के पास एक basis जरूर होगा। So let BF be a finitely generated vector space or a finite dimensional vector space, then by definition then there exists a set S। तो हम set ले लेते हैं, let set S which is equal to x1 x2 so on xn such that xi is not equal to 0, नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए, xi is not equal, and ये जो v जो है दैट इज जनरेटेड बाय ls। समझा गया बात कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो एक सेट s होगा, अभी डेफिनेशन लिखी थी ना, जो इसको जनरेट करेगा, तो v इज जनरेटेड बाय ls। अब इफ s इज लीनियर, बेसिस की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, इफ s इज linearly independent then S is a basis of V, है ना। और प्रूफ हो गया कि अगर S लीनियर इंडिपेंडेंट तो S के पास क्या हो गया, बेसिस, तो इसके पास बेसिस हो गया, एंड दिस इज द प्रूफ। क्योंकि बेसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट इज नोन एज ए बेसिस इफ नंबर 1 दैट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड नंबर 2 what is ls is equal to b, b is generated by s and this set s is linearly independent। तो ये तो गिवन हो गया, b is, ये तो डेफिनेशन से आ गया, b is generated by s and if s is linearly independent, दो ही ऑप्शंस हो सकती है ना, या तो इंडिपेंडेंट होगी या डिपेंडेंट। if s is linearly independent then s is a basis of v and hence we are done। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब दूसरी कंडीशन है, if s is linearly dependent। अगर s linearly dependent है तो हमने थ्योरम पढ़ी है, then there exists a vector say xk belongs to s such that xk can be written as a linear combination of its preceding ones। थ्योरम है हमारे पास, such that xk is equal to linear combination of its preceding vector। तो preceding vector का linear combination मैं लिख लेता हूँ, let us suppose that it is a1 x1 plus a2 x2 plus so on plus a k minus 1 xk minus 1, then this can be written as this one। अब हम लिखेंगे let us consider a set
जिसमें एक्स के नहीं होगा। इसी में से हम एलिमेंट लेंगे और उसमें एक्स के नहीं होगा। तो कंसीडर लीनियर इंडिपेंडेंट, देन वी कैन राइट दिस वन। सो लिखेंगे, इसको साफ कर। सो कंसीडर सेट S1 विच इज इक्वल टू S माइनस कौन सा घटा देंगे हम इसमें से, एक्स के को निकाल देंगे। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू x1 x2 सोन एक्स के माइनस वन, कौन हटा दिया, एक्स के, अगला एलिमेंट आएगा एक्स के प्लस वन और फिर एंड में जाके एक्स है। दिस इज द सेट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि LS1 भी V को जनरेट करता है। ठीक है, अब नाउ S1 इज ए सबसेट ऑफ S। ठीक है, इट इज ए सबसेट ऑफ S, तो इट इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है वैसे तो तो देयरफॉर LS1 इज कंटेन्ड इन LS, और LS किसके बराबर है, V के बराबर। सो LS1 इज कंटेन्ड इन V नंबर 1। ठीक है, जो LS1 में वो किस में कंटेन करता है, V का। हमारा एम ये है कि हम प्रूव कर दें कि LS1 भी किसको जनरेट करता है, V को। तो अब हम A इज कंटेन्ड इन B बता दिया, तो अब हम कंटेन दूसरी तरफ से बताएंगे B इज कंटेन्ड इन E। तो हम एक एलिमेंट लेंगे V का, लेट X बिलोंग्स टू V। X B का एलिमेंट है एंड B इज जनरेटेड बाय S, तो X कैन बी रिटन एज, therefore X can be written as linear combination of the elements of this one. So this is K1 X1 plus K2 X2 plus so on plus K और इसमें K एलिमेंट K X K plus so on plus Kn X। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया। अब मुझे पता है कि X K कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, लिखा हुआ हमने, तो एक्स के को हम रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज K1 एक्स के प्लस K2 X2 प्लस ओन प्लस K तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और इसका K भी रहने देते हैं साथ में। और व्हाट इज एक्स के इज A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस ओन प्लस A K माइनस वन एंड एक्स के। ठीक है, ये अलग है। अगर आपको ये लगता है के बराबर हो गए तो यहाँ पे आपने B1 B2 B ले लेना एंड प्लस ओन दिस इज Kn एंड Xn। सो दिस इज नथिंग बट, अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है X कैन बी रिटन एज, देखो x1 के कोफिशिएंट हम इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज K1 प्लस KK इंटू A1। ठीक हो गया ना, ये कोफिशिएंट इंटू x1, ये x1 है, प्लस K2 प्लस KK A2 इंटू x2 एंड प्लस ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ XK तक जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में तो वही आएगा। दिस इज Kn एंड Xn। ये वाले तो इंडिपेंडेंट होंगे, सिर्फ ये कहाँ तक जाएगा, KK AK माइनस वन XK, और यहाँ पे भी होगा XK माइनस इस तक K माइनस वन तक। हो गया, दिस इज K माइनस वन है, ध्यान रखना, दिस इज K माइनस वन। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें K नहीं होगा क्योंकि XK जो है ये वाला हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A1 से लेके K माइनस वन तक, और इससे पिछला कौन होगा, XK माइनस वन होगा। तो K माइनस वन और उसके अगला क्या होगा, XK प्लस वन, सम स्केलर इनटू दिस इज KK प्लस वन एंड दिस इज K माइनस वन। तो XK जो है वो इसमें से डिलीट हो गया। सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कौन किसके एलिमेंट्स हैं, S1। ठीक हो गया, तो इट मींस X किस में बिलोंग कर गया, S बिलोंग्स इनटू LS1। ठीक, X इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S1, सो X बिलोंग्स टू LS1। अब हमने क्या शुरू किया था, X बिलोंग्स टू LS1, X किसका एलिमेंट था, V का, तो दिस इंप्लाइज दैट
B is a subset of LS1 and this is 2. फर्स्ट कहता है LS1 is a subset of B, सेकंड कहता है B is a subset of LS1. So first and second implies that from first and second B is equal to LS1. बस इतना तो मैथमेटिकल था, बाकी तुम थ्योरी लिखेंगे. तो ये थ्योरी समझ आ गई. सबसे पहले हमने S सेट में से XK हटा दिया और फिर एक V का एलिमेंट लिया, वो सारे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा. लेकिन XK को हम x1 से लेके xk-1 के वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो xk हट गया तो आप लिख सकते थे कि x इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S1. सो V इज ए सबसेट ऑफ LS1. पहले हमने प्रूव किया था LS1 इज ए सबसेट ऑफ V. तो इट मीन्स B इज इक्वल टू LS1. दैट इज B इज जनरेटेड बाय LS1. हो गया ना, B इज जनरेटेड बाय LS1. अब हम लिखेंगे if S1 is linearly independent, if S1 is linearly independent, then S1 is a basis of B, and we are done. हमने कर दिया कि प्रूफ हो गया. तो then is there exists a basis of B. But if S1 is not linearly independent, but if S1 is linearly dependent, then again proceeding as above, we get a set S2 such that S2 is equal to such that V is equal such that V is generated by LS2. LS1 का रूल कौन कर लेगा? LS2. और S2, if S2 is linearly independent, then S2 is a basis. Otherwise, while continuing this process, once again we get in the end we will get a linearly independent set which forms a basis. ठीक है. otherwise continuing this process until continue this process until we get a linearly independent set which is a basis of V. तो we will get आ ही जाएगा हमारे पास, कभी ना कभी हमारे पास एक सेट जरूर आ जाएगी जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी और वो क्या फॉर्म करेगी? बेसिस. अदरवाइज अगर सारे कम करते गए जैसे कितने वेक्टर थे ये n, फिर हमारे पास n-1 वेक्टर आए, फिर n-2, तो अल्टीमेटली एक वेक्टर जब लास्ट में एक वेक्टर बच जाएगा तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा. तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जरूर मिलेगी और उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को मैं क्या कहूँगा कि दिस इज ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, अगर वो फाइनाइटली जनरेट हो रहा है तो ये थ्योरम फिर से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना. और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी हो गया. तो कल एक थोड़े से बेसिक्स आपने रिवाइज कर लेने ना. इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर से कर लेंगे. ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं, मैथमेटिकली स्टेप आपको क्लियर है तो बाकी तो थ्योरी ही लिखनी है, वो आप लिख लोगे. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.